नमस्ते दोस्तों। आज के लेक्चर में हम हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल देखने वाले 18-40। अभी इस प्रिंसिपल में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम खुद एक मैनेजर हैं। आज के बाद के जितने भी वीडियोस बनने जा रहे हैं दोस्तों, आपके लिए खुशखबर है कि हम पूरे वीडियोस हिंदी में बनाने वाले हैं। So don't stop your study due to COVID-19. Here we provide all commerce lectures. जैसे कि आपके स्टेट बोर्ड के हो गए, सीबीएसई के हो गए, आईसीएसई के हो गए, एमबीए, बहुत सारे क्लासेस के लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। हेनरी फेयोल्स प्रिंसिपल्स 8-14 पहले के 7 लेक्चर्स हमने देख लिए हैं। पहले के जितने भी 7 पार्ट्स थे, 7 पॉइंट्स हमने देख लिए हैं। आज उसके बाद में हमें 7 पॉइंट्स देखने हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको मैनेजमेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, तब आपको ऐसा सोचना चाहिए कि आप खुद एक मैनेजर है, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, 8th प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टली, ज्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, मतलब आज का पहला प्रिंसिपल 8th प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन दोस्तों, हम जितने भी पॉइंट्स देखने वाले, पूरे पॉइंट्स में हम पूरा पार्ट विद फोटोज और इमेजेस के साथ देखने वाले। तो इससे क्या हो जाएगी कि आपको आसानी से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन में दे दिया है, एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज इज द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या बोला गया है कि जब आप एप्रोप्रिएट रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज को देते हो, तो प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली, आप एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली सेटिस्फाइड रखते हो, एज वेल एज रिटेन देम फॉर लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ज्यादा देर के लिए एम्प्लॉइज को आप आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम पे रख सकते हो, जिससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो देखिए, यहां बाजू में आपको फाइनेंशियली उसको सेटिस्फाइड रखना है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। दोस्तों, रिम्यूनरेशन मतलब क्या, जो कुछ भी काम करते हैं उसके पार्ट में, उसके बदले में हम जो कुछ उसको देते हैं एम्प्लॉइज को, तो उसे हम कहते हैं रिम्यूनरेशन। ओके, तो दोस्तों इस बात को हमें समझना है। अगला जो पॉइंट है अपना, ओके, अगला जो पॉइंट अपना आने वाला है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर रहा था। ओके, द फेयर रिम्यूनरेशन अफेक्ट ऑन द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी लेवल इन द टोटल। जब हम फेयर रिम्यूनरेशन पेड करते हैं, तो हमारा वो फेयर रिम्यूनरेशन डायरेक्टली अफेक्ट करता है किस पे, जो भी हम प्रोडक्शन करने वाले हैं उस पे, मतलब प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। जो भी हमारे पास एफिशिएंसी मतलब क्या, जो भी कार्यक्षमता से हम काम करते हो, कौन सा भी काम, तो उसको करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो पूरे एनर्जी से अपना एम्प्लॉइज काम करता है। कब, जब हम उसको अच्छी तरीके से रिम्यूनरेशन देंगे तो ही। तो फेयर रिम्यूनरेशन की वजह से क्या हो जाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ जाएगी। ओके, अगला जो पॉइंट है अपना, तो देखिए ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है अपने फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। द रिम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इन द कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड्स, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी हम एम्प्लॉइज का टेन्योर, मतलब जब भी हम एम्प्लॉइज का रिम्यूनरेशन फिक्स करते हैं, तो हमें ये नीचे की चीजें देखनी पड़ती है। तो उसको कितनी सैलरी हम दे सकते हैं, नहीं तो कितने वेजेस हमें देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके पास स्किल्स कितने हैं, वो कितना एक्सपर्ट है, उसके पास नॉलेज कैसा है, वो कितने दिन तक अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है, उसके बाद उसके कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, मार्केट ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट कितना है, वो सब हमें दिमाग में रख के उसके बारे में, सबके बारे में सोचकर ही हमें उसको जो भी सैलरी है और जो भी रिम्यूनरेशन है वो फिक्स करना पड़ता है। हम डायरेक्टली ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि हाँ इतना तू ले ले और बाद में आ जा। हमें इस सब के बारे में सोच के ही उसको पेमेंट के बारे में बोलना पड़ता है। तो अगर रिम्यूनरेशन हम एम्प्लॉइज को अच्छे तरीके से देते हैं, तो एम्प्लॉइज लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रह जाते हैं। फेयर रिम्यूनरेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। उसके बाद में जो तीसरा पॉइंट देख लिया था, रिम्यूनरेशन की किस तरीके से सेट किया जाता है, उसके स्किल्स के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, टेन्योर के ऊपर, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर, मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इस तरीके से था अपना प्रिंसिपल ऑफ रिम्यूनरेशन। देखो दोस्तों, आपको खुद को क्या समझना है, मैनेजर, तभी आप इस प्रिंसिपल ऑफ
मैनेजमेंट, जितना भी मैनेजमेंट का टॉपिक है वो आप समझ जाओगे। अगर आप इसके बारे में सोचते हो तो भी आप एक परफेक्ट मैनेजर बन सकते हो। ओके, मैनेजमेंट सीखने के लिए हमें खुद मैनेजर है ऐसा एहसास करना पड़ता है। ओके, तो चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। 9th पॉइंट जो है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। दोस्तों, ये जो स्केलर चेन है ये अथॉरिटी नहीं तो कम्युनिकेशन के लिए दी गई है। देखिए, जो हेनरी फेयोल ने बताई थी स्केलर चेन, ये हेनरी फेयोल ने नहीं बताई, बल्कि स्केलर चेन जो है एक रॉन्ग तरीके से इसमें आया हुआ एक कम्युनिकेशन में जो बैरियर पैदा करता है, इस तरीके से कुछ है पार्ट इसका। तो इसके ऊपर हेनरी फेयोल ने एक जो आंसर निकाला, सॉल्यूशन निकाला था, उसको हमें देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, स्केलर चेन मतलब क्या? स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल। हायरार्की मतलब डेलीगेट करती है, डिवाइड कर देती है। जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक थोड़ी थोड़ी करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन लेवल है, जैसे कि ए ने बी से, बी ने सी से, सी ने डी से, इस तरीके से कम्युनिकेशन चलता रहता है अथॉरिटी के ऊपर। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी ज्यादा है, उसके बाद में जिसके पास कम है उससे कम, उससे कम, तो इस तरीके से चलते रहते हैं। उसको हम एग्जाम्पल में समझ के लेने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट कौन सा है? टू हेल्प्स टू एंश्योर द ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। ये क्या करता है? ऑर्डरली फ्लो करता है। किस तरीके से फ्लो करता है? ऑर्डर, जो भी ऑर्डर सेट की है ऑर्गेनाइजेशन ने, मतलब सपोज ए बी से कम्युनिकेट करेगा, बी सी से कम्युनिकेट करेगा, लेकिन सी कभी भी ए से कम्युनिकेट नहीं करेगा। सी को अगर ए को कुछ बताना है तो सी को पहले बी को बताना पड़ेगा, बाद में बी ए को बता देगा। इस तरीके से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है नहीं तो कम्युनिकेशन करना ही इसी ऑर्डरली फ्लो में हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया? ट्रेडिशनल अप्रोच है और ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फ्रेम टू लार्ज स्केलर चेन। अभी ऑर्गेनाइजेशन हम ये छोटे मोटे बिजनेस के लिए देख ही नहीं रहे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए देख रहे हैं। जो कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह है इसके लिए हम एक पार्ट देख रहे हैं। तो उनमें क्या हो जाता है? बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आने की वजह से जो चेन है अपनी वो लार्ज बन जाती है। तो चेन लार्ज बनने की वजह से अगर हमें कुछ कम्युनिकेशन करनी है नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करनी है लोअर लेवल से टॉप लेवल तक, तो ये अपनी टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। तो इसकी टाइम कंज्यूमिंग को अवॉइड करने के लिए, निकालने के लिए, तो हेनरी फेयोल ने क्या सजेस्ट किया था? ये देखिए, फोर्थ पॉइंट हमें हेनरी फेयोल ने सजेस्ट किया था, फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टेक स्पीडी डिसीजन क्रॉस कम्युनिकेशन इज फॉलोड वेरियस ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रॉपर परमिशन अथॉरिटी इज नेसेसरी। अगर हमें ये पूरा मतलब स्केलर चेन के ड्रॉबैक्स अगर हमें निकालने हैं तो हमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। मतलब लॉन्गर चेन है कौन सी? स्केलर चेन। और टू टेक स्पीडी डिसीजंस लेने हैं हमें तो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने पड़ेंगे। लेकिन इसके लिए हमारे पास अथॉरिटी नहीं तो परमिशन होनी चाहिए। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी है नहीं तो परमिशन दी है तभी वो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अथॉरिटी नहीं है तो क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन और क्रॉस कम्युनिकेशन को ही हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। देखिए, बाजू के में जो भी इमेज दी है इसमें मैंने पूरा बताया है। अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब सपोज 1 को अगर कुछ Z को बताना है तो 1 क्या करेगा? 2 से बात करेगा, उसके बाद में 2 3 से बात करेगा, 3 4 से बात करेगा, 4 5 से बात करेगा, बाद में Z के पास जाएगी। अभी मान लीजिए हर एक पार्ट में 1-1 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे देखिए टोटल 6 घंटे का टाइमिंग लग जाएगा। अगर वही पार्ट A को Z को कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है तो समझ लीजिए यहाँ पे 1 को A को कुछ इंफॉर्मेशन पास करनी तो स्केलर चेन में क्या हो जाएगा? 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5, 5 को Z तो को बताना पड़ेगा। उसके बाद में Z को E से बात करनी पड़ेगी, E को D से बात करनी पड़ेगी, D को C से बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से क्या हुआ दोस्तों? तो यहां पे हेनरी फेयोल ने डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेथड लाई, जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलते हैं हम, वो मेथड लाई। 2 C से बात कर सकता है, C 4 से बात कर सकता है, 3 C से बात कर सकता है। ये जो है ना 3 C से बात करना मतलब सेम लेवल पे बात करना, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन। और 2 C से बात करना ये हो गया इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब क्रॉस कम्युनिकेशन। इसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक। इसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला जो पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या?
कि बड़ा जो ये होता है एम्प्लॉयज होता है, बॉस होता है, वो बॉस किसी को कुछ बोलना मतलब ऑर्डर नहीं। यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग क्या दिया गया है तो देख लीजिए, यहाँ पे ऑर्डर का मीनिंग देखते हैं हम। ओके, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैनेजमेंट आपके लाइफ में भी चेंज ला सकता है अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो। स्टडी में मैनेजमेंट अगर आप करते हो, अब जितना भी ओसीएम का पार्ट है पूरा आपके स्टडी में अगर यूज करते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्टडी हो पाएगी। क्या बोला यहाँ पे, द प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। जो कुछ भी है वो अपनी जगह होना चाहिए और अपनी जगह पे सब कुछ होना चाहिए। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग, अपनी जगह पे सब कुछ होना चाहिए। एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, सब कुछ अपनी जगह पे होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप जब भी स्टडी के लिए बैठते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट हाथ में लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप सारे बुक्स नोट्स वगैरह सब एक साथ रख देते हो। बुक्स का सेक्शन अलग करते हो, नोट्स का सेक्शन अलग करते हो, नोटबुक का सेक्शन अलग करते हो। ये 3 सेक्शन में आप बांट देते हो। लेकिन दोस्तों ऐसा ना करें, आप क्या करें, सब्जेक्ट वाइज पूरा सेक्शन करें। ओसीएम का पूरा सेक्शन अलग, एसपी का पूरा सेक्शन अलग, इकोनॉमिक्स का पूरा सेक्शन अलग, उसके बाद में अकाउंट्स का पूरा सेक्शन अलग। इस तरीके से आपकी स्टडी भी इफेक्टिवली हो जाएगी और आपके ध्यान में भी सब कुछ पार्ट बैठ जाएगा। देखिए, आप इसको फॉलो करके देख लीजिए, बाद में हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप। ओके, तो इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं तो देख लीजिए, जो साइड की इमेज में आपको दिख रहा है, व्हाइट जो पेंसिल्स है वो व्हाइट बॉक्स में ही रखी है, जो ब्लू पेंसिल्स है ब्लू बॉक्स में ही रखी है, येलो पेंसिल्स येलो बॉक्स में ही रखी है। तो इसको कहते हैं अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अगला जो पॉइंट दिया है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी द राइट प्लेस एट द राइट टाइम फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा काम करके लेना है तो राइट ह्यूमन को राइट प्लेस पे रखना चाहिए। उसके पास जो भी क्वालिटीज है, उसके पास जो भी स्किल्स है, उसको उसी जगह पे रखना चाहिए। उसको एल्सवेयर नहीं रखना चाहिए, कहीं पे भी नहीं रखना चाहिए। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स और मशीनरी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है अपना। ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मटेरियल शुड बी राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और राइट टाइम पे भी होना जरूरी है। ओके, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगला जो पॉइंट दिया है, द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, फिजिकल मतलब क्या, जो भी मशीनरी पार्ट है, ह्यूमन छोड़ के जो भी पार्ट है हमें प्रोडक्शन में जरूरी पड़ता है उसे फिजिकल कहते हैं। एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, जो भी हमें इंसान है, देखिए फिजिकल वर्क ही नहीं करता ह्यूमन के सिवाय। ओके, तो उसको वर्क करने के लिए ह्यूमन इंपॉर्टेंट है ही। तो परफेक्ट ऑर्डर फॉलो हमें करनी पड़ेगी। राइट ह्यूमन को राइट प्लेस पे रखना जरूरी है। तो देख लीजिए, यहाँ पे यह है मशीनरी, मतलब ये फिजिकल, और ये है ह्यूमन। तो इसको ही कहते हैं प्रिंसिपल फोकसेस ऑन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन। ये दोनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन देना है तो हमें अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस फॉलो करना पड़ेगा। ये आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के अंदर। चलते 11 प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में हो तो आपको किसी को भी कम या ऊंचा नहीं समझना, किसी को भी नजदीक या दूर नहीं समझना। ओके, तो आपको ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना पड़ेगा। आपको मतलब किसको, मैनेजर को। देखिए, मैनेजमेंट किसके लिए है, मैनेजर के लिए है। मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, उसके लिए हो जाता है पार्ट, बहुत सारे पार्ट इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है, मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली विद सबऑर्डिनेट। मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, एक अच्छे तरीके से होना चाहिए और फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली किसके साथ, फ्रेंडली मतलब बहुत ही फ्रेंडली नहीं, लेकिन एक हंसता खेलता वहां पे एटमॉस्फेयर होना चाहिए। तो मैनेजमेंट शुड बी फेयर एज वेल एज फ्रेंडली विद सबऑर्डिनेट्स। उसके सबऑर्डिनेट्स जो है, उसके हाथ के नीचे जो भी काम करने वाले हैं, तो उनके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए, इसमें हम देख लेते हैं, इंडियन क्रिकेट टीम है, तो यहाँ पे जो भी कप्तान है वो कप्तान क्या करता है, सबको एक साथ लेके चलता है। कप्तान कभी सोचता है कि नहीं मैं कप्तान हूं तो इनके साथ में नहीं बैठूंगा। अगर कप्तान को उसकी टीम को जीत दिलानी है तो उसको बॉलर के साथ भी बात करनी पड़ेगी, बैट्समैन के साथ भी बात करनी पड़ेगी, उसके बाद में फील्डर्स के साथ में बात करनी पड़ेगी। तभी वो सब लोग मिलके क्या कर सकते हैं, अपनी इंडियन टीम को जिता सकते हैं। अकेला नहीं कर सकता। तो मैनेजर को यही बात ध्यान में रखनी है। मैनेजर क्या है, कप्तान जो करता है वही मैनेजर को भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। ओके, तो कप्तान को क्या सोचना पड़ता है कि सब हम साथ में हैं, सबको इंस्पिरिट देता रहता है ये मैनेजर। ओके, मैनेजर। तो मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, फेयर एज वेल एज फ्रेंडली विथ
सबऑर्डिनेट्स। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं। While dividing the works, delegating the authorities, deciding the monetary terms, etc., there should not be any discrimination between the employees. अभी ये पॉइंट आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी, तो चलिए हम देख लेते हैं इसका एग्जांपल। क्या बोला है? डिवाइडिंग द वर्क। अभी ये पर्सन जो है वो मालिक है, मालिक क्या कर रहा है? तीनों डिपार्टमेंट को काम बांट रहा है, तो तीनों डिपार्टमेंट को सिमिलर काम दे दो। ओके, जो अथॉरिटी दी है तीनों को सेम दे दो, और जो भी मॉनिटरी टर्म दे रहे हो, मतलब जो भी सैलरी दोगे उनको, नहीं तो जो भी रिम्यूनरेशन दोगे तीनों को एक लेवल पे दे दीजिए। ओके, डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, क्योंकि ये एम्प्लॉयज में झगड़े हो जाएंगे। और जो इनके नीचे है, अभी देखिए डिपार्टमेंट ये, इसको पहले को पकड़ते ए डिपार्टमेंट, दूसरे को पकड़ते बी डिपार्टमेंट और तीसरे को पकड़ते सी डिपार्टमेंट। अभी ये तीनों का डिपार्टमेंट हो गया ए बी सी। अभी ये डिपार्टमेंट ए के अंदर काम करते, ये डिपार्टमेंट बी के अंदर काम करते, ये डिपार्टमेंट सी के अंदर काम करते। ये डिपार्टमेंट वालों को, मतलब जो एम्प्लॉयज है ना इसमें देख रहे हैं, ओके, तो इनको सैलरी मिलती है 20,000 रुपीज, इनको सैलरी मिलती है 10,000 रुपीज, इनको सैलरी मिलती है 5,000 रुपीज। अब क्या कर रहे हैं? डिपार्टमेंट वाइज सैलरी दे रहे हैं। तो दोस्तों मैनेजर को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, मैनेजर को लेवल के ऊपर सैलरी देनी चाहिए। देखो तीनों लेवल पे है, तीनों एक लेवल पे है, तो ये तीनों को सेम सैलरी दे दो। इन 9 लोग एक लेवल पे है, तो 9 लोगों को एक सैलरी दे दीजिए। ओके, तो वही बोल रहा है। अभी ये तीनों को अथॉरिटी भी सेम देनी चाहिए, वर्क भी सेम देना चाहिए, उसी तरीके से मॉनिटरी टर्म भी सिमिलर होनी चाहिए। कौन से हिसाब से सिमिलर होनी चाहिए? डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं। तो आगे चल के देख लेते हैं। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट रिम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट। वही बोला, रिम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट्स, ओके, बट एट द लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। जो सबऑर्डिनेट जो लेवल पे, अभी देखिए इनकी सैलरी और इनकी सैलरी एक नहीं हो सकती, क्योंकि ये हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, तो ये तीनों की सैलरी सेम होनी चाहिए। ओके, ये लेवल, ये ब्लैक वाले और ब्लू वाले एक लेवल पे नहीं है, तो इनकी सैलरी डिस्क्रिमिनेट हो सकती है, लेकिन ये पूरे ब्लैक वाले एक लेवल पे है। डिपार्टमेंट भले ही अलग है, लेकिन लेवल तो एक ही है, तो उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए। ओके, तो देखिए आगे क्या बोला है। एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस। एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं फिर भी उनकी सैलरी सेम होनी चाहिए। तो क्या समझे आप इस पॉइंट में? सैलरी कौन से हिसाब से देते हैं हम? डिपार्टमेंट या लेवल? तो लेवल के हिसाब से देते हैं हम, डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं। ओके, तो जो लास्ट का पॉइंट है वो क्या बोलते हैं? दिस इक्विटी विल हेल्प इन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा करने से आपके फर्म को, आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा हो सकता है? जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में झगड़े होने वाले वो झगड़े कम हो जाएंगे, नहीं तो होंगे ही नहीं। किसकी वजह से झगड़े हो जाएंगे? तो डिवाइडिंग वर्क, डेलीगेटिंग अथॉरिटीज एंड मॉनिटरी टर्म्स के लिए जो भी झगड़े होने वाले हैं वो पूरे अवॉइड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दो लोगों के बीच में जो झगड़े हो रहे तो वो मैनेजर को ही सुलझाने पड़ेंगे। ओके, तो इस वजह से आगे झगड़े न होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना पड़ेगा। चलते अगले पार्ट के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर को स्टेबल करना मतलब एम्प्लॉयज को गारंटी देनी है आपको कि आपका जो भी पीरियड है, काम का जो भी पीरियड है वो हम स्टेबिलिटी है, अपने काम की स्टेबिलिटी है, हम तुम्हें जॉब से कभी भी निकालने वाले नहीं है। अगर एम्प्लॉय को पता चला कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब जॉब की कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे कभी भी हम निकाल सकते हैं, तो एम्प्लॉयज नाराज हो जाएंगे और काम नहीं करेंगे। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, रिक्रूटमेंट मतलब जब आप एम्प्लॉयज को काम पे रखते हो तभी आपको उसको बोल देना चाहिए। एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज द मैनेजमेंट शुड एश्योर देम, मैनेजर को उनको एश्योर देना होता है, मतलब एक गारंटी देनी होती है, एश्योर करना पड़ता होता है कि देम अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। आपका जॉब कभी भी बीच में छीन नहीं लिया जाएगा या तो आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा, ये सिक्योरिटी आपको उनको देनी जरूरी होती है। तो इससे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे जब भी इंटरव्यू लिया जा रहा है तो भी मैनेजर को क्या करना है, तो उसको स्टेबिलिटी और उसको क्या करना है, तो उसको एक एश्योरिटी देनी है। किसके बारे में? टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी के बारे में। अगला पॉइंट क्या कहते हैं? इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज। बिलोंगिंगनेस मतलब क्या कि नहीं, कंपनी भी अपने साथ है, ऑर्गेनाइजेशन अपने साथ है, तो हम भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, हमें भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है। देखिए
आपके पास भी अगर इसी तरीके से कुछ फोटोज होंगे तो आप भी हमें भेज सकते हैं, फोटोज व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। देखिए हम भी इस अगले वीडियो एडिटिंग में आपके फोटोज यूज करेंगे, जो कि कहाँ पे तो यूज होने चाहिए। आपको अगर लगता है कि ये इस पार्ट में यूज हो सकते हैं तो आप हमें भेज दीजिए, हम आपके फोटोज यूज करेंगे। तो ये है बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे के साथ देना और एक दूसरे के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना। इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द इफिशियंसी ऑफ एम्प्लॉयज। अगर इनसिक्योरिटीज है जॉब में तो जो एम्प्लॉयज की इफिशियंसी है वो अफेक्ट हो जाती है एडवर्सली, मतलब रॉन्ग साइडली अफेक्ट हो जाती है। एम्प्लॉयज कम काम करना शुरू कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि किसी ना किसी दिन तो हमें निकालने ही वाले हैं, तो हम क्यों इतना काम करें, क्यों इतना कंपनी के लिए दौड़े। ओके, तो इस वजह से इनसिक्योरिटी इन जॉब होता है तो इफिशियंसी लेवल कम हो जाते हैं, एडवर्सली हो जाते हैं। वेयर एज जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइज एम्प्लॉयज टर्नओवर। जो जॉब सिक्योरिटी है, जो अगर आपने एम्प्लॉयज को सिक्योरिटी दी कि हम आपका जॉब कभी भी निकालने वाले नहीं, तो एम्प्लॉयज टर्नओवर कम होता है। एम्प्लॉयज टर्नओवर मतलब क्या, एम्प्लॉयज काम पे आना छोड़ के जाना, काम पे आना छोड़ के जाना, इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयज टर्नओवर। अगर एम्प्लॉयज टर्नओवर, देखिए इसका भी कैलकुलेशन होता है अकाउंट में। ओके, तो ये बात समझ लीजिए, एम्प्लॉयज टर्नओवर जितना कम हो सके उतना कम रखना हमें पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर हम नए एम्प्लॉयज ले लेते हैं तो उनको सिखाने के लिए टाइम लगेगा, उनको ट्रेन करने के लिए टाइम लगेगा, बाद में उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ते बढ़ते जैसी प्रैक्टिस हो जाएगी तब बढ़ते बढ़ते जाएगी। लेकिन जो अपने पास सीख के गया था उसका बेनिफिट कोई और ले लेगा। ये भी बंदा जब सीख के जाएगा तब दूसरी तरफ काम करने के लिए जाएगा तो उसको प्रोडक्टिविटी मिलेगी सामने वाले वर्क, मतलब सामने वाले मालिक को, तो इसकी प्रोडक्टिविटी कोई और छीन लेगा। तो हमें अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो एम्प्लॉयज टर्नओवर कम करना है। ओके, समझ में आई बातें। देखिए यहाँ पे अगर एम्प्लॉयज को पता ही नहीं चलेगा कि हमें प्लस के पास जाना है या माइनस के पास, अगर उसके पास स्टेबिलिटी नहीं है तो दूसरी तरफ जाएगा। अगला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएट करना मतलब उसको एक आगे आने की, लीडरशिप देने की, उसको प्रोत्साहन देना पड़ता है आपको। ओके, उसको एक उत्तेजना देना पड़ती है आपको कि आप भी कर सकते हैं। उसको अगर कोई रोल देना पड़ता है कि तू आके कर सकता है। ओके, तो देखिए सबसे पहला इनिशिएटिव रिफर्स टू वॉलंटियरिंग टू डू वर्क इन एन इनोवेटिव वे। उसको खुद से कोई ना कोई तो काम करने के लिए दीजिए उसके हिसाब से, जो कि नए तरीके से, नए सिले से उसको कुछ ना कुछ तो तरीके से उसका दिमाग लगा के वो काम कर सके। उसको टोकिए मत। अगर उसको उसके पास से कुछ गलती हो जाती है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए और गलती उसको कम करने के लिए बोलिए। या तो गलती, देखिए यहाँ पे ये मैनेजर पूछ रहा है कि हमें ये काम करना है और कौन करना चाहेगा। अगर जिसको भी जिसकी भी इच्छा होती है उसको काम करने की, जिसकी भी ख्वाहिश है वो काम करने की, तो उसको काम करने के लिए भेज दीजिए आगे। ओके, तो अगला पॉइंट है अपना, द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क न्यू आइडियाज एनकरेजेस एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय थिंक करता है और न्यू आइडिया लाता है काम के तो उसको एनकरेज कीजिए, उसको प्रोत्साहन दे दीजिए। ओके, प्रोत्साहित कीजिए उसे। एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल वर्किंग ऑन गिवन टास्क। ओके, और उसको इनिशिएट कीजिए और वो टास्क पे उसको काम पे भेज दीजिए। देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ माई सेल्फ, मतलब उसके थिंकिंग का और उसके वर्क का फ्रीडम उसे दे दीजिए। ओके, दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर। देखिए आपका रोल यहाँ पे आ गया। दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम्ड बाय द मैनेजर इंक्लूडिंग थ्रू डिस्कशन ऑन दोज न्यू आइडिया। ये डिस्कशन के ऊपर आपको डिस्कशन करने, न्यू आइडिया के ऊपर डिस्कशन करने के बाद आपको उसको इनिशिएट करने के वेलकम करना पड़ेगा। ओके, अगला जो पॉइंट है अपने इसमें, एंड ऑल्सो क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कल्चर है, मतलब जो भी एटमॉस्फेयर रहने वाले, जो भी लोग एक साथ रहने वाले, वो हेल्दी हो जाएगा। सब एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे, काम करेंगे। देखिए मिशन मंगल देखा आपने, मिशन मंगल में एंड में क्या होता है, सब घुल मिल के एक दूसरे को हेल्प करके वगैरह काम करते रहते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में वो लोगों के बीच में, मतलब जितने भी वहां पे वर्कर्स थे उनके बीच में बिलोंगिंगनेस नहीं थी और इनिशिएटिव कर नहीं रहा था। अक्षय कुमार खाली इनिशिएट कर रहा था, उसके साथ में जो कुछ हीरोइन है वहाँ उस मूवी की, उस हीरोइन का नाम तो मुझे नहीं आता, लेकिन वो जो हीरोइन है वो हीरोइन उसको सपोर्ट करती है। बाद में उसके साथ में उसकी टीम आगे बढ़ती है। ओके, तो चलते हम भी आगे बढ़ते हैं 14th प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉर्प्स। देखिए स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या हो जाता है, टीम वर्क।
जो कुछ भी करना है वो टीम के साथ करना है, तो ये टीम वर्क हमें ले लेना है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? हेनरी फ्योल हैज गिवन एम्फसाइज ऑन टीम वर्क। हेनरी फ्योल ने ज्यादातर भर जो दिया है, मतलब ज्यादा जोर जिस पे लगाया है, तो टीम वर्क पे लगाया है, क्योंकि जितनी अच्छी टीम होगी उतनी ज्यादा आपकी अचीवमेंट जल्दी हो जाएगी। गोल जो अचीव करना है, आपका जो एम्बिशन है वो अचीव करना है, तो टीम वर्क के ऊपर डिपेंड होता है। देखिए, उसी स्टूडेंट को अच्छे मार्क चाहिए जिस स्टूडेंट का ग्रुप अच्छा हो, तो आपका ग्रुप अगर अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे से मार्क आ जाएंगे। ओके, तो ग्रुप में एक ना एक बंदा तो ऐसा रख लीजिए जो अच्छा है, वो अच्छा पढ़ाई में मन वगैरह लगता है, ऐसा बंदा रख लीजिए आपके पास। ओके, स्पिरिट डी कॉर्प्स मीन्स यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। टीम वर्क तो है, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ। जितनी ज्यादा यूनियन अपनी बड़ी है उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अपनी हो जाती है। रनिंग एनी ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें चलानी है तो ग्रुप एक्टिविटी। एंड ह्यूमन रिसोर्सेस आर द वैल्यूएबल एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ह्यूमन सबसे बड़ी एसेट है, इस वजह से ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में ले लिया है ह्यूमन रिसोर्स को। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे दे दिया है टीम वर्क। ये सारी टीम है और ये वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अगर चलानी है तो ह्यूमन वर्थ, यूनियन इज अ स्ट्रेंथ है, और ह्यूमन रिसोर्स एक बहुत वैल्यूएबल एसेट हो जाती है। इफ ऑल एम्प्लॉयज आर वर्किंग एज अ यूनियन एंड विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, अगर सब वर्कर मतलब जो एम्प्लॉयज है यूनियन की जैसे काम करते हैं और म्यूचुअल ट्रस्ट से काम करते हैं, तो डिफिकल्टीज जो भी आएगी आपके फर्म में वो सॉल्व हो जाएगी क्विकली, बहुत जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे आखिरी पॉइंट है इसका, देयरफॉर एज अ लीडर, आपके लिए, हाँ, देयरफॉर एज अ लीडर मैनेजर शुड क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग एम्प्लॉयज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल इजीली। तो इसी तरीके से मैनेजर क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है स्पिरिट टीम के बीच में, और उनको अंडरस्टैंड कर सकता है एम्प्लॉयज को, अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इजीली। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम क्लाइंबिंग ऑन द टॉप डिमांड स्ट्रेंथ, वेदर इट इज टू टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट और टू द टॉप ऑफ योर करियर। ये स्पिरिट दिया था एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया के लिए स्पिरिचुअल है। ओके, उनके जैसा कोई नहीं बन सकता, हर कोई आदमी अगर बाद में नहीं बन सकता, तो एपीजे अब्दुल कलाम एक स्पिरिचुअल ही कहे जाते हैं। तो अपने पास दोस्तों, अपने वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत सारा। ओके, अपने पास 12th अकाउंट है, आईसीएसई अकाउंट है, सीबीएसई अकाउंट है, एमबीए फाइनेंशियल कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट से, डिटेल टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन अपने पास क्लासेस होते हैं, बीकॉम ऑल न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। बहुत सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे पुट नहीं किए, लेकिन आपको अगर कौन सा भी अकाउंटिंग रिलेटेड या कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो हम आपकी हमारे यहाँ के टीचर से बात करा के दे सकते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।